हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और आज का क्लास होने वाला है न्यायपालिका ने आखिर मूल अधिकार की रक्षा के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। ठीक है, तो देखो, पृथक्करणीयता, पृथक करना मतलब अलग करना, अलगाव। ठीक है, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत आखिर है क्या, पहले मैं ये आपको समझा देती हूँ पढ़कर, उसके बाद मैं एक एक बात को अच्छे से क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि राज्य के द्वारा निर्मित विधियों और मूल अधिकारों के मध्य विरोध उत्पन्न हो तो विधि के केवल उस भाग को अवैध घोषित किया जाएगा जो भाग मूल अधिकारों का विरोधी हो, और शेष भाग को वैध घोषित किया जाएगा। बात को समझिए। देखो, फंडामेंटल राइट्स हमें मिला है, संविधान निर्माताओं द्वारा एक गिफ्ट है हमारा। न्यायपालिका क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। तो न्यायपालिका ने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसलिए लाया क्योंकि संसद का काम क्या है, विधि बनाना। संसद क्या करती है, विधि बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है, अधिनियम बनाती है। तो अब क्या है कि अगर संसद ने कोई विधि बनाई है, तो अगर कोई एक विधि बनाता है संसद ना, तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो अगर कोई भी उसका एक सेक्शन, ठीक है, क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स से टकराएगा ना, तो वो सेक्शन क्या हो जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा उच्चतम न्यायालय, वो कैंसिल हो जाएगा। देखो, विधि दो प्रकार की हो गई, एक हो गई संवैधानिक और एक हो गई असंवैधानिक। संवैधानिक जिसका मूल अधिकार के साथ टकराव नहीं हो रहा है, और असंवैधानिक जिसका मूल अधिकार के साथ टकराव हो रहा है। तब संसद का काम है विधि बनाना। ठीक है, संसद विधि क्यों बनाती है, ताकि संविधान क्या हो सके, लागू हो सके। ठीक है, तो संविधान को लागू करने के लिए संसद विधि बनाती है, मूल अधिकार को भी लागू करने के लिए क्या करती है, संसद विधि बनाती है। तो संसद जब विधि बना रही है तो एक विधि बनाई तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो उस सेक्शन में से अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आईटी एक्ट है, संसद ने एक विधि बनाई आईटी एक्ट। अब इसमें सैकड़ों सेक्शन है, लेकिन इसका सेक्शन 66A जो है ना, वो मूल अधिकार के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तब इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। तो बस ये सेक्शन कैंसिल हुआ, ये नहीं कि पूरा आईटी एक्ट कैंसिल हो गया, नहीं। आईटी एक्ट के अंदर तो बहुत सारे सेक्शन है, उस सेक्शन में से ओनली 66A क्या हो गया, कैंसिल हुआ। क्यों, क्योंकि ये मूल अधिकार से टकरा रहा था। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तब अब उच्चतम न्यायालय का काम क्या है, न्यायपालिका द्वारा विधि के वैध और अवैध के मध्य अलगाव को ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब न्यायपालिका ये चेक करती है जो विधि है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संवैधानिक होगी तो वैध होगी, लागू होगी, असंवैधानिक होगी तो लागू नहीं होगी। संवैधानिक का मतलब मूल अधिकार से नहीं टकरा रही है तो वैध है। ठीक है, अगर ये मूल अधिकार से नहीं टकरा रही, इसका मतलब क्या है, संवैधानिक है, वैध है, और मूल अधिकार से टकरा रही है तो अवैध है, असंवैधानिक है। तो जैसे ही असंवैधानिक उसको मिलेगा, मूल अधिकार से टकराता हुआ मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और संवैधानिक जो रहेगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, संसद जब विधि बनाती है ना, तो संसद के पास भी पूरा का पूरा सावधान, मतलब संसद के पास क्या है, विधि मंत्रालय है। तो संसद बकायदा क्या करती है, सलाह मशवरा करने के बाद ही विधि बनाती है। संसद भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो तमाम ऐसी विधियां ले आएंगे जो मूल अधिकार से टकराएगा। कुछ एक आध ऐसी विधियां हो जाती हैं जो क्या होता है, फंडामेंटल राइट से टकराता है, तो उसको क्या किया जाता है, तो उस सेक्शन को क्या किया जाता है, कैंसिल करके बाकी जो समस्त, जैसे कि मान लो कोई विधि आई तो उसमें जितने भी सेक्शन है उसमें से जो सेक्शन टकरा रहा है उसको कैंसिल करके बाकी सब लागू रहता है। तो समझ में आ गया, विधि को चेक करता है न्यायपालिका, अवैध है या वैध है, मतलब फंडामेंटल राइट से टकरा रही है नहीं टकरा रही है, और इसी का जो उसको अलगाव करने का जो उसका काम है ना, इसी को बोलेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो ये वाला समझ में आ गया। अब सेकेंड चलते हैं, हमारा सेकेंड सिद्धांत देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का जो दूसरा सिद्धांत है उसका नाम है आच्छादन का सिद्धांत। इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स।
तो देखो, आच्छादन का सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? आच्छादन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को ढक लेना, ठीक है। आच्छादन के सिद्धांत का अर्थ है ढक लेना, ठीक है। तो अब आच्छादन का सिद्धांत में आखिर उच्चतम न्यायालय कर क्या रहा है और मूल अधिकार को कैसे इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो उसको देखते हैं। तो देखो, यदि मूल अधिकारों एवं पूर्व संवैधानिक विधियों के मध्य गतिरोध हो तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को आच्छादित कर लेते हैं। देखिए बात को समझिए, पहले मैं समझा रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो देखो, पूर्व संवैधानिक विधि का मतलब समझो। देखो, हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है हमारा संविधान, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के पहले भी तो विधियाँ थी ना, तो उन विधि को हम क्या बोलते हैं? पूर्व संवैधानिक विधि। जो 26 जनवरी 1950 के पहले की विधि को पूर्व संवैधानिक विधि, और 26 जनवरी 1950 के बाद की जो विधि है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक विधि। तो अब उम्मीद करती हूँ कि पूर्व संवैधानिक और संवैधानिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इससे पहले की जितनी भी विधियाँ थी वो पूर्व संवैधानिक है। तो फंडामेंटल राइट्स जब हमारा लागू हुआ, तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स और पूर्व संवैधानिक विधि के बीच अगर कभी टकराव होता है, गतिरोध होता है, तो क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या करेगी? पूर्व संवैधानिक विधि को ढक लेगी, खत्म नहीं करेगी, ढक लेगी, ठीक है। तो उसको क्या करेगी? आच्छादित कर लेगी, मतलब कि ढक लेगी। अतः पूर्व क्या होगा? पूर्व संवैधानिक विधियां समाप्त नहीं होती हैं बल्कि आच्छादित हो जाती है, मतलब ऐसे खत्म नहीं होंगी, उसको ढक लेगा वो। और वर्तमान में क्या होगा? ये व्यवहार में नहीं रहेगा। बात को समझिए, जैसे कि देखिए जेल अधिनियम, तो उसमें क्या था? ये पूर्व संवैधानिक विधि थी जेल अधिनियम, जिसमें क्या था? किसी व्यक्ति को अकेले जेल में रखा जा सकता है, लेकिन जीवन के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में हमें जीवन का अधिकार में क्या बोला गया है? किसी को अकेले बंद करके रखना क्या है? जीवन के अधिकार का क्या है? उसका उल्लंघन है। तो फंडामेंटल राइट्स और इसके बीच गतिरोध हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या किया? उसको ढक लिया, कवर कर लिया। लेकिन अगर भविष्य में फंडामेंटल राइट्स में कभी संशोधन किया जाएगा, परिवर्तन लाया जाएगा, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दिया जाए, तो भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तब क्या होगा? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जैसे सूरज है, तो सूरज को बादलों ने क्या किया है? बस ढक लिया है, आच्छादन कर लिया है, ढक लिया है। लेकिन जैसे बादल हटेगा तो सूरज तो वहीं का वही है। उसी प्रकार पूर्व संवैधानिक विधि वैसे ही है, बस फंडामेंटल राइट्स के साथ उसका गतिरोध होगा तो फंडामेंटल राइट्स उसको क्या कर लेगी? ढक लेगी। और भविष्य में अगर कुछ संशोधन होता है, फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन होता है और वहाँ फंडामेंटल राइट्स चेंज हो जाता है, तो फिर से वो क्या हो जाएंगी? लागू हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान में वो अभी लागू नहीं है, व्यवहार में नहीं है, खत्म नहीं हुई है, बस उसको ढक दिया गया है मूल अधिकार से। तो ये सेकेंड सिद्धांत हो गया। और थर्ड भविष्यलक्षी सिद्धांत भी देख लेते हैं। न्यायपालिका के तीसरे सिद्धांत का नाम है भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत, पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग। तो देखो, भविष्यलक्षी जो विधि है ना बच्चों, वो है आपको कहाँ से मिला? गोलकनाथवाद से दिया गया। तो देखो, गोलकनाथवाद, अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूँ तब मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता या नहीं। इसके अंतर्गत मैंने 3 वाद बताए थे, जिसमें शंकरी प्रसाद का वाद बताया था, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो चैलेंज किया गया था उसको उच्चतम न्यायालय में, और दूसरा गोलकनाथवाद सिद्धांत 1967 में। तो देखो, पहले गोलकनाथवाद में हुआ क्या था वो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो देखो, शंकरी प्रसाद वाद में 1951 शंकरी प्रसाद वाद में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता, मतलब मूल अधिकार छीने भी जा सकते हैं। गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ बोला कि मूल अधिकार जो है यू टर्न ले लिया और साफ साफ बोला कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय का निर्णय था 1967 में। लेकिन उसके पहले 1951 में शंकरी प्रसाद वाद में मूल अधिकार में संशोधन की तो बात उच्चतम न्यायालय ने कह दी थी। तो बहुत सारे लोगों के क्या हुए थे? फंडामेंटल राइट्स को तो छीना जा चुका था।
तो उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय कब दिया? तो 1967 में दिया, ठीक है। तो ये 1967 में दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 1951 में जितने लोगों के अधिकार छीने गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, नहीं। तो ये है भविष्यलक्ष्य का मतलब ये है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, मान लो 24 फरवरी को कोई निर्णय दे रहा है 2024 में, तो ये लागू अभी नहीं होगा, ये लागू कब होगा? आपका 25 फरवरी से लागू होगा, ठीक है, 2025 में। 24 फरवरी 2024 में दिया निर्णय, लेकिन लागू कब हो रहा है? 25 फरवरी 2025 में। तो भविष्यलक्ष्य विधि यही है। तो यहाँ पे मैं पढ़ के पहले सुनाती हूँ। तो भविष्यलक्ष्य विधि का सिद्धांत गोलकनाथवाद में दिया गया तथा इस वाद में दिए गए निर्णय भविष्य में लागू होंगे। अतः इस निर्णय के पहले जिन मौलिक अधिकारों में संशोधन हो चुका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, संशोधन हो चुका है या जो संशोधन हो चुके हैं वे अवैध नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब कि 1951 में शंकरी प्रसादवाद में फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने दे दिया था संसद को। तो जो संशोधन कर दिया गया है, अब वो नहीं है कि अब जो संशोधन कर दिया गया है उसको असंवैधानिक घोषित कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन 1967 में जैसे ही उसने निर्णय दिया है तो क्या होगा? भविष्य के डेट से होगा स्टार्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा? 1968 से फिर वो काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब उसने मना कर दिया तो। क्लियर? तो अब ये है भविष्यलक्ष्य विधि का सिद्धांत। अब आगे चलते हैं, ये है दूसरा, चौथा जो देखेंगे वो है पब्लिक ट्रस्ट। तो पब्लिक ट्रस्ट में क्या है? पर्यावरण की रक्षा, मतलब कि पर्यावरण की रक्षा का मतलब कि नदी, पहाड़, झरना, ये सब क्या है? हमारा है, ठीक है, ये सबका है। इसमें उच्चतम न्यायालय बोल रहा है। परित्याग का सिद्धांत एक है, तो परित्याग का सिद्धांत में उच्चतम न्यायालय का कहना ये है कि देखो, मूल अधिकार को तुम चाहोगे भी तब भी नहीं त्याग सकते, मूल अधिकार को कोई नहीं छोड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मान लो किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है और आप गए उच्चतम न्यायालय, ये बोले कि न्यायाधीश महोदय, ये अमुक व्यक्ति का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है अमुक व्यक्ति के द्वारा। तो अगर जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है वो उच्चतम न्यायालय के पास जाकर अगर कहे भी कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उच्चतम न्यायालय नहीं मानेगी, क्योंकि वो अपने मूल अधिकार को नहीं छोड़ सकता। किसी का शोषण करना क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो अपना मूल अधिकार हम छोड़ना भी चाहें, ठीक है, अगर हम चाहें कि चलो अपने जीवन के अधिकार को हम छोड़ देते तो नहीं छोड़ने दिया जाएगा, उच्चतम न्यायालय नहीं छोड़ने देगा। यही है क्या है? परित्याग का सिद्धांत। आप मूल अधिकार को नहीं छोड़ सकते हो। तो ये मैंने कुछ सिद्धांत बता दिए जो एग्जाम के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट था। और फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। डीपीएसपी स्टार्ट करूंगी कल, तो बीच बीच में क्या होगा, कभी कभी तुलना हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स से, जितने भी टॉपिक अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।